दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत, लगातार चर्चाएं हैं कि दोनों में आपस में बन नहीं रही है। वो एक अलग बात है, उससे बड़ी बात है कि ठन रही है। जी, जिस तरह से चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर का दौरा किया था, उस वक्त भी उनकी मुलाकात जो है नहीं हुई थी नरेंद्र मोदी से। यानी कि संघ प्रमुख जो है वो नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पहले दोनों एक साथ जब दिखाई दिए थे तो मैं आपको वो तस्वीर याद दिला देती हूँ। उस तस्वीर को आप देखिएगा। ये है तस्वीर अयोध्या की। अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा की उस दिन जब संघ प्रमुख वहां पहुंचे थे, चर्चा बड़ी जोरों पर हुई थी कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया था। वो आ गए थे और जिस वक्त ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त उस जगह पर सिर्फ चंद दो चार ही लोग मौजूद थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ को भी दूर रखा गया था और संघ प्रमुख को भी वहां रखने का प्लान तो नहीं था, लेकिन वो मौजूद थे। कुल मिलाकर उसके बाद उन्होंने कुछ शब्दों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कटाक्ष भी कह डाले थे। एक ऐसा भाषण उन्होंने दिया था जो दिल से दिया था। संघ प्रमुख अक्सर बीच में भी इस तरह की बातें कहते गए हैं जो वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग पर बार बार सवालिया निशान खड़े कर देती है। कई बार मुस्लिम समाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री जिस तरह से तीर चलाते हैं, वहीं पर संघ प्रमुख उसे डाइल्यूट करने की कोशिश कर देते हैं। वो बिल्कुल अलग ही लीग पर निकलते हैं। यानी कि दोनों के बीच में मेल नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कौन सा खेल चल रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार चुनाव में आरएसएस का पहले की तरह साथ नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी बार 2015 में दिखे थे संघ के कार्यक्रम में। यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी आपको याद होगी, अच्छा खासा बड़ा कार्यक्रम हुआ था और यहाँ पर आरएसएस ने बताया था कि जी बीजेपी का चेहरा किस तरह से अब सत्ता में आ चुका है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया है। आखिरकार ये क्या हो रहा है। एक और तस्वीर में आपको याद दिला दूं कि देश भर में बीजेपी के कार्यालय कई जगह आपको नहीं दिखाई देंगे। संघ कार्यालय का एक हेड ऑफिस है जो कि झंडेवालान में है, जो कि बन रहा है, कई सालों से बन रहा है और अभी बन ही रहा है। उसके अलावा कोई और ऐसी इनकी अलग अलग जगह पर शाखाएं जो होती हैं, उसमें कोई बड़ी ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे रही है, तस्वीर निकल कर नहीं आ रही है जिसमें बहुत पैसा लगाकर बनाया जा रहा हो। कुल मिलाकर के पावर सेंटर जो है वो बीजेपी हो गई है, आरएसएस नहीं रहा है। यहाँ पर संघ प्रमुख की सोच विचार और नरेंद्र मोदी के सोच विचार में भी बहुत फर्क है। संघ से दत्तात्रेय होसबोले जो है वो काफी करीब बताए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यानी कि संघ प्रमुख जो है वो करीब नहीं है। हमारे साथ वाहिद नसीम जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, ये दूरियां वाकई में दूरियां हैं या फिर ये महज इत्तेफाक है जिसकी चर्चाएं लोग कर रहे हैं। और ऐसी क्या बात है कि संघ प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं। सर, पिछले कुछ वक्त में कई लोगों से बात हुई जो संघ से जुड़े हुए हैं, वो मोदी जी के काम से उतने खुश नहीं है। उनका कहना है कि अब उनका कद आरएसएस से भी बड़ा हो गया है और संघ किसी भी ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर चलने में खुशी महसूस नहीं करता जो कि संघ से बड़ा हो जाए। देखिए, बिल्कुल नहीं, संघ से बड़ा हो ये सिर्फ खुशी महसूस की बात नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये बात कई एक्सपर्ट अपनी भाषाओं में समझा चुके हैं। एक बार शॉर्ट में, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत छोटा होता है और आपने मुद्दा बहुत लंबा छेड़ा है, जिससे मेरे ख्याल से इस देश को समझना चाहिए, मगर छोटे लफ्जों में करते हैं इसको, थोड़ा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सर, आप हम कॉम्पैक्ट संघ कह की बात लीजिएगा करते हैं। लेकिन अंदर की बात जरूर बता दीजिएगा। हाँ, मैं देखिए, संघ, जब संघ की स्थापना हुई थी, ये देश आजाद भी नहीं हुआ था और वो एक विचारधारा थी। उसको समझने के लिए हमें स्टालिन को पढ़ना पड़ेगा, उसको हमें चर्चिल को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें याल्टा कन्वेंशन क्या था, कॉन्फ्रेंस क्या थी, उसको पढ़ना पड़ेगा। आजादी की बात पहले जो है टू नेशन की बात कहाँ से शुरू हुई थी और उसके बाद स्टालिन ने भारत में किसको भेजा और चर्चिल ने किसको भेजा, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वो तो फिर लंबी प्रोसेस हो जाएगी, फिर चुनाव के बाद आप जरूर समझाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि संघ जो कर रहा था, संघ ने
जिस तरह की आजादी के बाद अपनी एक मुहिम छेड़ी, गोलवलकर ने भी जिस तरह के एक स्ट्रगल भी किया, किताबें भी लिखी, वो कहाँ से अडॉप्ट की, इस पर हम बहस का विषय पे नहीं जाते हैं। मगर उन्हें एक जरूरत महसूस हुई कि हमें जो है कम से कम मतलब वो दौर था कि पॉलिटिकली भी उन्होंने अपनी अवेयरनेस शुरू की थी और उसको उन पर बैन लगा दिया गया था और उनको बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर उन पर बैन हटा लिया गया और फिर जो है वो अपनी एक सामाजिक का जो है संगठन बन के, बिना रजिस्ट्रेशन वाला सामाजिक संगठन बन के वो उसने काम शुरू किया और एक्टिव तो पहले से ही था आजादी के, उसकी शाखाओं को और बढ़ाना शुरू किया, जिसके पालने फूलने में पूरा एनवायरनमेंट फर्टाइल करके दिया कांग्रेस ने। मोहन भागवत ही नहीं, आरएसएस का हर जो कार्यकर्ता है या जो कोई पदाधिकारी है या थिंक टैंक पीछे बैठा है, वो ये बात जानता है कि अगर कांग्रेस चाहती तो संघ विचार ही बहुत पहले खत्म कर दिया जाता। जिस तरह मुस्लिम संगठन कोई इस देश में बना, जब जब बना तब तब उन पे एक आतंकवादी का थोड़ा सा टैग चिपकाया, सिमी हो, फला हो, ढिका हो, उन सबको आज आप जो इस्लामिक संगठन बनाने इस देश में निकले, उनको आतंकवादी संगठन का टैग देकर कांग्रेस ने ही खत्म कर दिया। और आरएसएस को खत्म करना चुटकी का खेल था। आज भी अगर कोई संग चाहे तो वो उसको एक संगठन, जिस तरह दुनिया भर की रिपोर्टें आ रही हैं, उन रिपोर्टों में क्या कहा जा रहा है, उनका हवाला देकर बहुत कुछ किया जा सकता है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो भी सकता है। तो ये सिचुएशन आप समझ लें कि 70 सालों तक कांग्रेस को गांव-गांव में अपनी ब्रांच फैलाने और नफरत के एजेंडा चलाने की पूरी छूट कांग्रेस ने दी, तो संघ खड़ा है। संघ सीधे दुश्मनी देने का मतलब ये होता है कि अगर कल कोई पार्टी आती है दूसरी बदल के, तो संघ को वो अब भी जब चाहे खत्म कर सकती है, क्योंकि उनको एक कार्रवाई की बात जरूरत पड़ती है, उसके बाद सब चीजें खत्म हो जाती है। ये बात संघ और संघ के विचारक और उनके पीछे बैठा हुआ थिंक टैंक बहुत अच्छे से समझता है। दुनिया का इतना बड़ा संगठन पल भर में खत्म हो जाए या कर दिया जाए, कोई नहीं चाहेगा। अलबत्ता मोदी जी की जो कार्यशैली है वो ये है कि देखिए, माफ करना, आपको ये समझना पड़ेगा, मोहन भागवत और हम इसको मोदी ना बनाएं, क्योंकि ये आरएसएस वर्सेस मोदी है। और मोदी जी की कार्यशैली ये रही है कि जब से वो अचानक सत्ता उनको दी गई, वो कहीं पर हरियाणा में या कहीं उत्तराखंड में या जहाँ भी जाते थे, एक बहुत मामूली कार्यकर्ता थे, झोला टांग के घुमा करते थे। जब उनको पहली बार गुजरात भेजा गया, शायद किसी पत्रकार के उसमें निगम बोध में कहीं थे, वहाँ इनको कोई फ़ोन आता है, इनको अचानक गुजरात भेज दिया जाता है और फिर अचानक जो सत्ता का जुनून इनको चढ़ना शुरू हुआ, अब बना दिया गया। एक बात याद रखिएगा, कभी-कभी जब बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हें चेहरे चाहिए होते हैं और कभी-कभी ऐसे चेहरे का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो आत्मघाती हो जाता है। वो आत्मघाती होने के, मगर उसे उसे आप कहेंगे कि किसी कम बुद्धि वाले को कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान कैसे साबित कर सकता है? तो इस देश का एक कैरेक्टर है जिसे आप कह सकते हैं कालिदास। कालिदास कुछ दिन पहले तक एक कलवा होता है और वो कलवा उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काट रहा होता है और एक राजकुमारी से चिढ़े हुए कुछ चतुर ब्राह्मण जो है, वो उस कलवे को लेके आते हैं जो उसी डाल को काट रहा होता है। उनको लगता है इससे बेवकूफ कोई हो नहीं सकता और वो उसको ले जाकर फिर उसकी डेफिनेशन खुद बताते हैं। जब वो एक उँगली की 2 उँगली उठती है, फिर मुक्का उठता है, तो ये किसको कहते हैं, तू कम बोलना और ज्यादा तू मत बोलना, बाकी तो हम सब कुछ समझा देंगे लोगों को। एजेंसियों ने वही काम किया इस देश के साथ में कि आपने कुछ भी बोला और उन्होंने उसे जस्टिफाई, यानी कलवे को कालिदास बनाने का जो काम चला है, ये वो सबूत है। इसे बहुत अकल का खेल आप न माने। पहली बात तो कलवा और कालिदास का फर्क समझ लें। दूसरा बात, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मोहन भागवत ने सिर्फ आप अब की बात नहीं है, पिछले चरण में 19 के चुनाव भी जब हो रहे थे और 23 के चुनाव खासतौर पर जब यूपी में हुए, तो एक मुस्लिम धर्म गुरु है, मुजफ्फरनगर जिले में खतौली के पास एक जगह है, मुझे नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। वो एक काफ़ी मकबूलियत है उस धर्म गुरु की। मोहन भागवत ने उसके साथ मंच साझा साझा किया और जैसे ही मोहन भागवत ने वो मंच साझा किया, तो मोदी जी ने प्रेशर बना के जैसे कैसे करके उस आदमी को उठाया और जेल पहुंचा दिया। यानी 2 दिन पहले मोहन भागवत ने जिस मुस्लिम संगठन के साथ, नेता के साथ, मुस्लिम धार्मिक नेता के साथ जो है उन्होंने धर्मगुरु के साथ मंच साझा किया, उसे 3 दिन बाद जेल भिजवा दिया गया। ये वो संकेत था कि यहाँ मोहन भागवत की जो है आरएसएस वाली कहानी नहीं चलेगी। यहाँ खानों ही भगवान है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो बेसिकली वो जो कार्यशैली थी, वो एक बार मोहन भागवत हाईवे से जा रहे थे एक्सप्रेसवे से,
वो बीच में उनके काफिले के साथ भी उनको भी सिक्योरिटी दी गई थी, मगर फिर भी एक डंपर उनकी कार से टकराया था। ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, क्योंकि कलवा और कालिदास का जो खेल था वो लगातार चल रहा था। तो जब जब भी कलवा करे, कालिदास जो है उसको पूरी तरह से मतलब उसकी जो जो कोर टीम थी वो उसको सँभालने के लिए वो ज़रूर जो है पूरी तरह से उसको सँभाल लेते थे। तो दोस्तों बात ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ें जो जो आरएसएस के साथ चल रही थी, आरएसएस की स्थिति इस वक़्त इन्होंने कहाँ पहुँचाई होगी ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप याद करिएगा कि एक नाम होता था मोदी उदय से पहले, उसका नाम था परवीन तोगड़िया। परवीन तोगड़िया गुजरात में नहीं पूरे देश में हाईलाइट था और ये एक पूरा फायर ब्रांड नेता हुआ करता था। वो फायर ब्रांड नेता जो है पूरी देश में अखबारों की सुर्खियां, टीवी की जीनत जो है परवीन तोगड़िया हुआ करता था। हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड जो है फायर ब्रांड परवीन तोगड़िया होता था। और उसके बाद ये जो सूरत हाल थी कि ये परवीन तोगड़िया को जब मोदी जी आए तो धीरे धीरे उसका संगठन वहां जीरो हो गया, उसकी थाने की दादागिरी खत्म हो गई। इवन परवीन तोगड़िया की हालत कर दी कि उसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। आपने देखा होगा कहीं पर पड़ा पाया गया, कहीं पर उठा पाया गया। कुल मिलाकर ये बेसिकली जो साहब हैं इनकी आदत है सिर्फ ये है, बाकी कोई भी नहीं रहेगा इनके सामने, कोई टिक नहीं सकेगा। जबकि बीजेपी की एक एक ऐसी संगठन के रूप में आरएसएस ने बनाया था कि हमारी राजनीतिक विंग होगी और हम इनमें से चुनिंदा लोग आरएसएस में से इसमें भेजेंगे जो आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से भारत की कार्यशैली को आगे बढ़ाएगा और फिर सत्ता को हम मतलब प्रॉक्सी हम पीछे से बैठकर उसको हैंडल करेंगे और चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी होगी। तो और मोदी जी की कार्यशैली ने कहा मैं हूं तो कोई नहीं है, यानी वो संगठन जो आजादी से पहले शुरू हुआ था, वो संगठन जो 2025 में जो है अपने 100 साल मनाने वाला था, जिसके लिए मोहन भागवत ने ये कहा कि हम नहीं मना रहे हैं, इससे हमारा घमंड झलकेगा, इससे हमारा गुरूर झलकेगा, हम 100 साल वाला, जबकि इसकी तैयारी ये थी पूरी की पूरी जो प्लानिंग की गई थी, ये 19 से पहले की, सिर्फ 14 से पहले की प्लानिंग थी, बल्कि कि जब हम 2025 होंगे तो हिंदू राष्ट्र बना चुके होंगे और फिर हम जो है इसको एक जश्न के तौर पर मनाएंगे। 100 साल आरएसएस के देश में नहीं दुनिया में खुशियां मनाई जाएंगी। ये सिचुएशन जब अपनी बदल दी आरएसएस ने, इसलिए बदल दी कि वो जानते हैं, आपको दिखाई जैसे आपने कहा कि अयोध्या के अंदर जो है मोहन भागवत बिना बुलाए पहुंचे, इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने तमाम संगठन खड़े किए थे। उस संगठन के पास फंड आता है, चंदे आते हैं और उन्होंने जमीन पर गांव-गांव में अपने एक 3 व्यक्ति तो हर गांव के अंदर कांग्रेस के तमाम राज में भी मौजूद थे आरएसएस के। उनमें से एक पत्रवाहक होता है, एक उनमें से गुप्तचर होता है और एक प्रचारक होता है। ये इतने बड़े संगठन को जो है सिस्टम बनाकर चलाने वाले लोग, उन्होंने जो अपनी एक छोटी-सी विंग राजनीतिक बनाई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी थी, उस भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है भारत एक बिगड़ेल बच्चे की तरह जो है अपने माँ-बाप के गले पर ही छुरी तान के कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारी हैसियत क्या है। तो माँ-बाप आखिरकार माँ-बाप ही होते हैं। वो सबक सिखा सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से सिखाया जा रहा है। ये बात आप समझ लीजिएगा कि संघ के कार्यकर्ताओं ने जो थिंक टैंक ने इंटरनेशनल और नेशनल दबाव को महसूस किया है वक्त-वक्त पे, वो दबाव के बारे में मोदी जी बिल्कुल नहीं जानते। वो जब से सत्ता में आए हैं तब तक वो विपक्ष क्या होता है इसको जानते ही नहीं है। विपक्ष में बैठना किसे कहते हैं वो जानते ही नहीं है। विपक्ष की क्या मजबूरियाँ या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती है वो जानते ही नहीं है, क्योंकि वो कभी विपक्ष की कुर्सी पर बैठे ही नहीं है। वो जब से सत्ता में आए हैं, सत्ता को एन्जॉय कर रहे हैं, सत्ता में बने हुए हैं और जो चीज़ जिस तरह से कहीं बर्फीले और ठंडे पानी में किसी इंसान को अचानक पैर देने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसी तरह की स्थिति इस वक़्त है। उससे ज़्यादा का वर्ड तो मैं क्या यूज़ करूँ कि उनको ये लग रहा है कि अगर मैं सत्ता से बाहर चला गया, तो मेरा क्या होने वाला है? क्या मैं बर्फ की तरह जम जाऊँगा या जमा दिया जाऊँगा? वो अनुभव ही नहीं है। एक अनुभवहीन व्यक्ति अपने आप को भगवान कहने पर उतर आया है, ये उनके अंदर का डर, भय और दहशत का एक नमूना है, एक कमज़ोर इंसान की निशानी है। अगर ऐसे कमज़ोर इंसान को आपने जो है एक इस दुनिया में माफ़ करना जब हम बात करते हैं, कांग्रेस भी बड़ी चतुर है, वो अच्छे से नहीं बताती है, उसके प्रवक्ता, उसके नेता बता सकते हैं। जब कोई भारतीय जनता पार्टी के इस टीम के जो ये जो टीम है, ये कम्बुदी वाली टीम है, वो इलॉजिकल बात करती है और उसका कोई तर्क ही नहीं होता।
70 साल में आपने क्या किया? अरे भाई साहब, जिस फोन में तू बोल रहा है ना और जिस टीवी पे तू बात कर रहा है, ये टीवी 70 साल में कांग्रेस ने तुमको दिया, ये तुम्हारे अब्बा ने नहीं बनाया था, ये कांग्रेस इस देश में लाई, यूनिवर्सिटी इस देश में कांग्रेस लेके आई, जहां जी, बात कुल कर रहा है सब मिलाकर कुछ कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल सर। अभी अभी आपने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो कि मोहन भागवत और मोदी के बीच में दरार नहीं, बड़ी खाई की का जिक्र कर रहे हैं। एक दूसरे को बिल्कुल बिल्कुल। एक इंटॉलरेंस लेवल पर आ चुके हैं, बर्दाश्त नहीं करने वाली स्थिति है और इसी के बीच में ये इस बार ये चुनाव हो रहा है। इससे पहले इस तरह की एक दूसरे को लेकर के सोच जो थी, वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी, अब आने लगी है। तो इस बार हाँ जी, ये सोच है, ये बहुत पहले से। देखिए वो मैंने कहा आरएसएस एक संगठन है, संगठन सिर्फ मोहन भागवत फैसला नहीं लेते हैं, वहां पूरी एक टीम काम करती है और वो टीम जो है बाकायदा पूरे देश में क्या दुनिया भर के लोग उससे जुड़े हुए हैं, उस विचार को मंथन करके किसी तरह सामने लाया जाता है। मोदी जी किसी की डिक्टेशन नहीं लेते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो नहीं जानते कि ऑर्डर किसे कहते हैं लेना। और ये बात जो है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस अडवाणी ने, मोदी जी का इतिहास है, जिस सीढ़ी पर पैर रखा उसको तोड़े बिना कभी नहीं छोड़ा। जिस दिन जो है मीडिया ने इनकी शुरुआत की थी 2014 में, मैंने उसी वक्त का आर्टिकल मेरा आज भी मौजूद होगा जिसमें कहा था एक दिन देखना इस देश में मीडिया के बहुत से लोगों को ऐसी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जैसी उसने कभी सोची भी नहीं होगी, और वो दिन बहुत नजदीक आ रहा है। तो यानी कि जिस चीज का इस्तेमाल किया, यूज किया, थ्रो किया, इनके अपने जो वघेला साहब इनके गुरुजी हैं, जिनकी चद्दर उठाया करते थे, उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू है, वो उसमें क्या कहते हैं आप सुन लीजिएगा। उसके बाद प्रवीण तोगड़िया का क्या हुआ वो आपने देखा। उसके बाद प्रवीण कटारिया, ये जो जितने कैरेक्टर थे उनका क्या हुआ। जोशी जैसे जिन्होंने राम मंदिर में अपना सहयोग दिया था, उनका क्या हुआ। सब हाशिए पर चले गए। आप देखिएगा जो है साध्वी रतन राव साध्वी जो है मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रही थी, आज कहाँ खड़ी हैं। ये तमाम चीजें जो सामने आया उड़ा दिया गया। यानी सिंगल हैंडेड एक राज, एक छत्र राज। आज एक चीज आपको, एक वीडियो यूट्यूब पर है, अगर आपको मानसिकता को समझनी है साहब की, तो आपको पता चल जाएगा। एक वीडियो आज भी यूट्यूब पर सब जाके चेक कर लें। अमित शाह जी और मोदी जी 19 की जीत के बाद जब एक आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं, कहीं या 23 की जीत थी, उसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जेपी नड्डा जिनको इन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनाया, वो एक कदम जरा सा आगे निकलता है, अमित शाह कंधा पकड़ते हैं, उसको पीछे झटकते हैं, पीछे की तरफ रास्ता दिखाते हैं और वो साइड किनारे चला जाता है। अमित शाह और मोदी दोनों टेरेस पर आकर पब्लिक को संबोधित करते हैं। ये एरोगेंस है कि एक कदम आगे निकलने की, तुम्हारा पद बड़ा कर दिया वो अलग बात है, पर जूते से ऊपर उठने की हिम्मत मत करना इस देश में कोई भी, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सोच है और इसी सोच के तहत अगर अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां ना होती तो क्या क्या हो गया होता आपको अंदाजा ही नहीं है। माफ करना, जी, जब मैंने एक प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि ठीक है आप ये दावे करते हो वो दावे करते हो, चलो करके दिखाओ, इसलिए कहता हूं मैं जानता हूं कि आपकी बुद्धि का स्तर क्या है, आपकी अप्रोच क्या है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो जिनके होते हुए आपकी औकात नहीं है कि आप पूछ भी हिला सको, तुम आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। उन लोगों को जो बेचारे डुगडुगी पे इकट्ठा हो जाते हैं, जो आपकी जो है बेवजह बहादुरी, एक बहुत जिक्र करना जरूरी हो गया। एक बात, आप एक देश हुआ करता है योगांडा, योगांडा में एक डिक्टेटर हुआ था जिसका नाम था ईदी अमीन। ईदी अमीन की रोजमर्रा की कहानी भी मैं पढ़ा करता था उस वक्त। अखबार हमारे पास 8 दिन में आते थे इंटरनेशनली, वो भी कुछ उर्दू के, कुछ रशियन भाषा के, तो कुछ इंग्लिश के होते थे। हिंदी के अखबारों में उतनी बातें भी नहीं होती थी। तो माफ कीजिएगा विनीता जी, वो दौर वो था जब ईदी अमीन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो उस वक्त उन्होंने शुरू कर रखा था वार स्टार वार के नाम का जो स्पेस स्टेशन है, ये तब शुरू हो रहा था। वो जब शुरू हो रहा था तो उसमें जो काम चल रहा था, ये डिक्टेटर जो अनपढ़ भी था, ये जो डिक्टेटर था, ये जबरदस्ती मार मूर के जो है फौज में से आया था और सब कुछ खत्म करते हुए डिक्टेटर की गद्दी पे बैठ गया था। ये ईदी अमीन जो है, मतलब वो इंसान का मांस खाने का भी उस पर इल्जाम लगा था, इतना क्रूर आदमी था। वो क्या करता था कि जो रवांडा रेडियो की आप कहानी सुनते हैं ना, वो रवांडा रेडियो का वही एक रूप है, वो समझिएगा। वो क्या करता था, वो बैठ के एक बयान देता था, अरे
ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ नहीं पता, अगर इसने मेरी एडवाइस लेती हो तो मैं स्टार ट्रैक को ऐसे बना देता, मैं वैसे बना देता, वो अखबारों में, रेडियो में सुबह की युगांडा की टेबलों पे पहुंच जाता था। युगांडा के लोगों को लगता था अरे वाह, हमारा राष्ट्रपति जो है वो कितना अक्लमंद है भाई। अगर अमेरिका को जो है वो मतलब रेडियो मीडिया रोज उसको कहते थे, अमेरिका को सुननी चाहिए थी ईदी अमीन भगवान की बात है, ईदी अमीन साहब की बातें जो है, तो अमेरिका बहुत तरक्की कर जाता। जबकि उनके पास खाने को लाले थे, उनके पैरों में कच्छे नहीं थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं थे, वो भूखे भिखमंगे लोग हो चुके थे, मगर उसके बावजूद भी उन्हें जो है जबरदस्ती उसमें भगवान दिखवाया जाता था ईदी अमीन में। बाद में उसको फांसी दी गई, उसका क्या इल्जाम हुआ, उसका क्या बहुत ही बदतरीन उसका असर हुआ, वो अलग बात है। मगर एक चीज आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब एक भोली-भाली और बेवकूफ किस्म की जनता को टारगेट करने के लिए मैनिपुलेशन करके बातें की जाती हैं। वो बातें की जाती है सिर्फ अपने देश की जनता के लिए, और वही ईदी अमीन जब अमेरिका को या फ्रांस को या ब्रिटेन को एडवाइस देते हुए दिखता था, तो अगर उसको सीरियस लेके कोई विदेशी सिर्फ डिप्लोमेट, छोटे से डिप्लोमेट का फोन आता था, तो वो उसके सामने हाथ जोड़ के, साहब ऐसी गलती तो मैं तो अपने लोगों का बेवकूफ बना रहा हूँ, साहब आपका क्या बिगाड़ रहा हूँ। ऐसे लोगों की औकात सिर्फ इतनी होती है कि डिप्लोमेट के सामने हाथ जोड़ते हैं, मगर अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिकंदर आजम बन जाते हैं। अब मैं क्या करूं इस देश का, कैसे इस देश को एजुकेट करूं, कैसे अपने भाइयों को पढ़ाऊं लिखाऊं, जी। कैसे ऐसे करूं में कि भाई ऐसे में मोहन उसे काम भागवत ले लो। और मोदी, जी, मोहन भागवत और मोदी, एक बार मैं फिर से वापस जी इस मुद्दे पे आ रही हूँ, और आपने लगभग काफ़ी हद तक कई बातें उनके बारे में बताई हैं, उनकी दूरियों के बारे में बताई हैं। दोनों के बीच में जो दूरी है वो जग ज़ाहिर होने लगी है। तस्वीरें अब इस तरह से सामने आने लगी हैं कि लोग समझने लगे हैं, किस तरह से मोहन भागवत जो है उनकी सलाह-मशवरे को अब मोदी नहीं मानते हैं और अपने मुताबिक अपने फैसले लेते हैं। आरएसएस का दखल अब तमाम तरह की चीज़ों में बीजेपी में नहीं रहा है, और अगर कोई दखल रहता है तो उसमें बिना मोदी और अमित शाह की मर्जी के कुछ नहीं होता है। इस तरह से अपनी मनमानी के तौर पर चीजें आगे चल रही हैं। आरएसएस का जो कद और सोच है, जो अभी वाहिद जी ने जिस तरह बताया है, उसके मुताबिक चीजें अब आगे नहीं बढ़ रही है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर मोहन भागवत और मोदी की सोच जो है वो आगे आपस में और दूर होती जा रही है, खाई बढ़ती जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव पर इन दोनों की दूरी का कितना असर पड़ेगा और उसे मोदी कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको